दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुछवाड़ा गांव में ओशो का जन्म हुआ। उनका असली नाम चंद्रमोहन जैन था। घर वाले उन्हें उनके निक नेम रजनीश से बुलाते थे। पिता बाबूलाल जैन कपड़े का व्यापार करते थे और धर्म में गहरी आस्था रखते थे। मां सरस्वती जैन एक हाउसवाइफ थीं जो एक अमीर जमींदार परिवार से आती थीं और अपने माता पिता की इकलौती संतान थीं। ओशो के नाना कुछवाड़ा क्षेत्र के बड़े जमींदार थे। उनके पास करीब 1400 एकड़ जमीन थी। बेटी यानी ओशो की मां की शादी के बाद नाना नानी अकेले पड़ गए, इसलिए ओशो के जन्म के बाद वे उन्हें अपने साथ ले आए। ओशो 7 साल की उम्र तक नाना नानी के पास ही रहे, लेकिन जब नाना की मौत हुई तो नानी ने कहा कि अब उन्हें वापस पिता के घर शिफ्ट हो जाना चाहिए। ओशो अपने पिता की जॉइंट फैमिली में होने वाली रोज की खटपट पसंद नहीं करते थे, इसलिए बीच का रास्ता निकला। नानी गदरवारा शिफ्ट हो गईं, जहां माता पिता रहते थे, लेकिन उन्होंने साथ रहने के बजाय अलग से 6 कमरों का एक बंगला खरीद लिया। ओशो रात में नानी के पास रहते और दिन में स्कूल चले जाते। कभी कभी माता पिता के घर भी चले जाते। ओशो की फैमिली अपने द्वार के हिसाब से काफी ओपन माइंडेड थी। पिता खुद बहुत स्पिरिचुअल थे। रोज मंदिर जाते, व्रत रखते, शास्त्र पढ़ते और मेडिटेशन करते। वहीं दादा एक कट्टर नास्तिक थे, जिन्हें मौत का डर नहीं था, इसलिए भगवान को भी नहीं पूजते थे। इसी वैचारिक विविधता का असर आगे चलकर ओशो की सोच पर गहरा पड़ा। घर में मिली पूरी आजादी के बीच उन्होंने 10 से 12 साल की उम्र तक पिता के लाए सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ डाले और उनमें मौजूद अंधविश्वासों पर पिता से ही सवाल पूछने लगे। बचपन से उन्हें खेलकूद में कोई रुचि नहीं थी, बस ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ना चाहते थे। कबीर, नानक, दादू, मीरा, स्वामी रामतीर्थ, गांधी से लेकर तमाम बड़े दार्शनिक और मनोवैज्ञानिकों तक। शुरुआती दिनों में वे कार्ल मार्क्स और एंगल्स से प्रभावित होकर कट्टर कम्युनिस्ट थे। यहाँ तक कि दोस्तों के साथ मिलकर एक लाइब्रेरी भी बनाई जिसमें ज्यादातर कम्युनिस्ट साहित्य था। लेकिन बाद में वे एनार्किज्म की विचारधारा की ओर झुक गए, यानी हर तरह के राजनीतिक ढांचे, सत्ता और नियम कानून को खत्म कर इंसान को पूरी तरह आजाद छोड़ देने की सोच। 1951 में महज 19 साल की उम्र में ओशो ने जबलपुर के हितकारिणी कॉलेज में पढ़ाई शुरू की, लेकिन क्लास में टीचर्स से लगातार क्रॉस क्वेश्चन करने की वजह से एक टीचर इतने परेशान हो गए कि उन्होंने प्रिंसिपल से कह दिया, या तो यह लड़का रहेगा या मैं। नतीजा यह हुआ कि ओशो को कॉलेज छोड़कर डीएन जैन कॉलेज में ट्रांसफर लेना पड़ा। यहाँ भी उनका बहस प्रिय स्वभाव इतना डिसरप्टिव माना गया कि उन्हें क्लास अटेंड करने से रोक दिया गया। सिर्फ टेस्ट देने की इजाजत मिली। इस खाली समय का फायदा उठाकर वे लोकल अखबार में असिस्टेंट एडिटर बन गए और साथ ही सर्वधर्म सम्मेलनों में जाकर धर्म और समाज पर लेक्चर देने लगे। 21 मार्च 1953 का दिन उनकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ साबित हुआ। इस दिन वे जबलपुर के भंवरताल गार्डन में एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी उन्हें एक अलग ही अनुभव हुआ। ओशो खुद बताते हैं कि उस दिन पहली बार उन्होंने अपने शरीर को बाहर से देखा और उसी दिन से उनके लिए शरीर का अस्तित्व और मौत का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि शरीर और आत्मा 2 अलग चीजें हैं। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। इसी अनुभव को उन्होंने आगे चलकर अपने एनलाइटनमेंट का नाम दिया। हालांकि कुछ लोग इस कहानी को आज भी संदेह की नजर से देखते हैं। इसके 2 साल बाद 1953 में उन्होंने डीएन जैन कॉलेज से फिलॉसफी में ग्रेजुएशन पूरी की। फिर सागर यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में मास्टर्स किया। मास्टर्स पूरी होते ही रायपुर संस्कृत कॉलेज में टीचिंग पोजीशन मिली, लेकिन वहां वाइस चांसलर ने यह कहकर उन्हें ट्रांसफर कर दिया कि वे बच्चों को मोरालिटी, कैरेक्टर और धर्म पर गलत सबक सिखा रहे हैं। 1958 में जबलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बने और 1960 में प्रमोशन पाकर फुल टाइम प्रोफेसर बन गए। अब वे जगह जगह घूमकर धर्म सम्मेलनों और कॉलेज डिबेट्स में लेक्चर देने लगे। यही वह द्वार था जब उन्हें चंद्रमोहन की जगह आचार्य रजनीश के नाम से जाना जाने लगा और उन्होंने सोशलिज्म, गांधी और धर्म पर खुलकर तीखी आलोचना शुरू कर दी, जिससे वे यूनिवर्सिटी के छात्रों में खासे लोकप्रिय हो गए। अगस्त 1958 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन में एक बड़े धार्मिक कार्यक्रम में हजारों लोगों के सामने उन्हें प्रेम यानी प्यार पर बोलना था, लेकिन उन्होंने प्रेम की जगह सीधे सेक्स पर लेक्चर देना शुरू कर दिया। कहा कि सेक्स को समझना चाहिए, उसे दबाना या उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि जितना उसे दबाओगे उतना ही वो मजबूत होता जाएगा। उन्होंने कहा कि सुपर कॉन्शियसनेस यानी मोक्ष तक पहुंचने के सिर्फ 2 रास्ते हैं, सेक्स और मेडिटेशन। यह लेक्चर उस दौर के हिसाब से इतना क्रांतिकारी था कि जब तक वे मंच से नीचे उतरे उन्हें बुलाने वाले सारे आयोजक वहां से जा चुके थे। यहीं से उनकी बाकी बातों को नजरअंदाज कर उन्हें सिर्फ सेक्स गुरु कहा जाने लगा। इन्हीं लेक्चर्स को इकट्ठा कर एक किताब बनी, संभोग से समाधि तक, जिसके नाम को लेकर हिंदू धर्मगुरुओं ने खासा विरोध जताया और उन्हें धमकियां तक मिली, लेकिन उन्होंने किताब का नाम कभी नहीं बदला। 1969 में एक हिंदू सम्मेलन में उन्होंने ब्राह्मणों और धार्मिक व्यवस्था की खुलकर आलोचना की, जिससे शंकराचार्य जैसे बड़े धर्मगुरु भी नाराज हो गए। इसी दौर में अमेरिका में हिप्पी कल्चर उभर रहा था और उनके विचारों में हिप्पियों को अपनी सोच से मेल मिला। बड़ी संख्या में विदेशी अनुयायी उनसे जुड़ने लगे। जून 1970 में ओशो जबलपुर छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गए, जहां उनकी पहली शिष्या और सेक्रेटरी योग लक्ष्मी की मदद से उन्हें एक पॉश इलाके में आश्रम मिला। यहीं से अनुयायी उन्हें भगवान कहने लगे। 26 सितंबर 1970 को उन्होंने नियो सन्यासी मूवमेंट शुरू किया। अनुयायियों को भगवा वस्त्र, नई पहचान, मां स्वामी और ओशो की तस्वीर वाली माला पहननी होती थी। मुंबई की नमी भरी हवा से उनका अस्थमा बिगड़ने लगा, इसलिए 1974 में वे पुणे के कोरेगांव पार्क शिफ्ट हो गए। यह जगह आज भी ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट के नाम से जानी जाती है। यहाँ उनके अनुयायियों में बॉलीवुड सितारे जैसे विनोद खन्ना और कई हाई प्रोफाइल विदेशी शामिल हो गए। पुणे आश्रम में दिन की शुरुआत सुबह डायनामिक मेडिटेशन से होती। तेज सांस, चीखना चिल्लाना, कूदना, फ्रीज होना और डांस 5 चरणों में। इसके बाद ओशो के लेक्चर और दिन भर मेडिटेशन सेशन चलते, लेकिन एनकाउंटर ग्रुप्स और तंत्र ग्रुप्स में खुले सेक्स को सामान्य बना दिया गया, जिससे आश्रम विवादों में घिरने लगा। कई महिलाओं के साथ जबरदस्ती के आरोप भी सामने आए। इसी बीच केंद्र सरकार ने आश्रम का टैक्स छूट दर्जा रद्द कर दिया, जिससे उन पर लाखों डॉलर की देनदारी आ गई। मई 1980 में एक हिंदू कट्टरपंथी ने उन पर जानलेवा हमला किया, जिससे बचने के बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। 1981 तक आश्रम में सालाना हजारों विदेशी अनुयायी आने लगे। फिर अचानक 10 अप्रैल 1981 को ओशो ने खुद 3 साल का मौन व्रत ले लिया। माना जाता है कि सरकारी दबाव से बचने के लिए इस दौरान आश्रम की जिम्मेदारी मां आनंदशीला को सौंप दी गई, जो आगे चलकर उनके साम्राज्य की सबसे ताकतवर शख्सियत बनी। पुणे आश्रम में जगह कम पड़ने लगी थी, इसलिए ओशो ने विदेश में नया आश्रम बसाने की सोची। शीला ने अमेरिका के ओरेगन राज्य में सुझाव दिया, जो ओशो को पसंद आया। 1981 में शीला ने वहां करीब 64,000 एकड़ जमीन खरीद ली और 1 जून 1981 को ओशो अमेरिका पहुंच गए और ओरेगन में रजनीशपुरम नाम का एक विशाल कम्यून बसाया गया। लेकिन जल्द ही उनके संगठन पर इमिग्रेशन धोखाधड़ी, जैविक हमले की साजिश और कई कानूनी विवादों के आरोप लगे। 1985 में ओशो को गिरफ्तार किया गया और एक समझौते के बाद उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ा। इसके बाद वे कई देशों में गए, लेकिन कई जगह उन्हें प्रवेश नहीं मिला। 19 जनवरी 1990 को 58 वर्ष की उम्र में पुणे में उनका निधन हो गया। आधिकारिक तौर पर उनकी मृत्यु का कारण हृदय गति रुकना, हार्ट फेलियर बताया गया। हालांकि उनके कुछ अनुयायियों का मानना था कि अमेरिका में हिरासत के दौरान उन्हें जहर दिया गया था, लेकिन इस दावे का कोई निर्णायक वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है।